हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल शालिनी ई लर्निंग एनवायरनमेंट एनवी। और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट केसेस के बारे में, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट केस है केवलादेव नेशनल पार्क कॉन्फ्लिक्ट ऑफ भरतपुर। तो इस वीडियो लेक्चर की आउटलाइन कुछ इस तरीके से है, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे केएनपी के बारे में, उसके बारे में सम बेसिक इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड डाइवर्सिटी फाउंड देयर, देन व्हाट आर द नेबरिंग सोशल ग्रुप्स सराउंडिंग दिस नेशनल पार्क एंड एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज इससे क्या क्या एसोसिएटेड हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स और एक्शंस लिए गए हैं। देन व्हाट आर द कॉमन सजेस्टिव मेजर्स, उसके बारे में भी हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया एक मेगा डाइवर्स नेशन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका फ्लोरल और फॉनल डाइवर्सिटी पाया जाता है, यूनिकनेस और सम रेयर स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं इसके अंदर। तो इंडिया का जो टोटल आपका लैंड कवर है, टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है, उसमें से 5% ऑफ एरिया इज़ कवर्ड अंडर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर बहुत सारे आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारी अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज़ यहाँ पर डिक्लेयर किए गए हैं। ये इस तरीके का जो नेटवर्क है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जिसमें अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज़ और रिजर्व्स हैं, ये बेसिकली हमारे जो इंडियन बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए ये प्रोटेक्टेड एरिया काफ़ी हेल्पफुल हैं। पर जब भी हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं हमेशा कम्पीट करते हैं विद द इंटरेस्ट ऑफ सोशल ग्रुप्स और विद देयर लाइवलीहुड ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़। केवलादेव नेशनल पार्क जो है, इसको केवलादेव घाना नेशनल पार्क भी कहा जाता है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, और ये लोकेटेड है गंभीर और बांगंगा रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस यानी जॉइनिंग पे, जहाँ पे ये दोनों रिवर्स आके मिलती है, वहाँ पर ये केवलादेव नेशनल पार्क सिचुएटेड है भरतपुर राजस्थान में, विच इज़ 170 किलोमीटर साउथ ऑफ न्यू दिल्ली। केवलादेव उसका नाम पड़ा लॉर्ड शिवा के नाम पर, और ये एक मैनमेड वेटलैंड साइट है। यहाँ पर मेजरली जो इकोसिस्टम है, आपको कौन कौन से तरीके के आपको इकोसिस्टम देखने को मिल जाएंगे। फॉरेस्ट एरिया है, स्वैम्पी है, दलदली एरिया है, जहाँ पर जो इसे वेटलैंड साइट बनाया गया है, डिक्लेयर किया गया है इसीलिए। यहाँ पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी आपको मेजरली देखने को मिल जाएगा। जो जितना भी जोग्राफिकल एरिया है, यहाँ पर मेनली आपको फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, देन कुछ स्वैम्पी एरियाज़, यहाँ पे अलग अलग इस तरीके की साइट्स देखने को मिलेंगी। ब्रिटिशर्स के टाइम पर 1850 में इसको गेम रिज़र्व डिक्लेयर किया गया था, जहाँ पे जनरली जो है बर्ड्स का हंटिंग, कैप्चरिंग और शूटिंग, इस तरीके की एक्टिविटीज़ वहाँ पे प्रमोट की जाती थी। बट आफ्टर दिस realizing the sudden decline and disturbing this ecosystem and declining the biodiversity of this site, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर 1956 में इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। देन 1981 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। इसको रामसर साइट मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर इसको शामिल किया गया, जो कि वेटलैंड कन्वेंशन के अंदर आता है, रामसर कन्वेंशन के अंदर आता है। देन ऐसी वेटलैंड साइट रामसर साइट में डिक्लेयर की जाती है, रजिस्टर की जाती है, जिनकी कुछ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस होती है, या वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है, जब वहाँ का फ्लोरा और फॉनल डाइवर्सिटी है, उसमें कुछ यूनिकनेस है या इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, या वहाँ का जो इम्पॉर्टेंस को वो शो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके की साइट्स को रामसर साइट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। देन 1982 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ठीक है, द कंप्लीट एरिया विल बी प्रोटेक्टेड लीगली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एंड देन 1985 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेचुरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। हेरिटेज साइट ऐसी साइट्स को डिक्लेयर किया जाता है जहाँ पर आपका जो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, या वहाँ का नेचुरल हेरिटेज साइट किस बेसिस पे डिक्लेयर किया जाता है, उस जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे, वहाँ पाए जाने वाली जो डाइवर्सिटी है, वर्सेटैलिटी है फ्लोरा और फॉनल के बीच में, उस बेसिस पे उसको हेरिटेज साइट या कुछ यूनिकनेस के बेसिस पे उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो ऐसे ही टोटल 7 नेचुरल हेरिटेज साइट है, जिसमें से एक सबसे बड़ा नेचुरल हेरिटेज साइट है केवलादेव नेशनल पार्क या भरतपुर बर्ड सेंचुरी। तो इट इज़ ऑल्सो पॉपुलरली जो है ये टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। ठीक है, भरतपुर में। तो ये जनरली एक बर्ड पैराडाइज है, सराउंडेड बाय विलेजेस एंड क्रॉपलैंड।
मेजर बर्ड स्पीशीज़ आपको माइग्रेटरी जो है यहाँ पर क्रेन, साइबेरियन क्रेन देखने को मिलेगा, पेलिकन्स, ईगल, हॉक, गीज़। एंड डियर में जो डियर वैराइटीज़ है उसमें चीतल, नीलगाय, देन सांबल, इस तरीके के हर्बीवोर्स भी देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी यहाँ पर है। जैसे अगर हम फ्लोरल डाइवर्सिटी की बात करें तो प्रिंसिपल वेजिटेशन यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि राजस्थान का एरिया है तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई जो श्रबी फॉरेस्ट होंगे वो जनरली देखने को मिलेंगे। और इट इज़ इंटरमिक्स विद द ग्रासलैंड ऑल्सो। तो मैंने बताया कि यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके के साइट्स देखने को मिलेंगे। एक फॉरेस्ट जो आपका ड्राई फॉरेस्ट है, देन ग्रासलैंड और सम स्वैम्पी एरियाज। तो इंटरमिक्स विद द ड्राई ग्रासलैंड, जिसमें आपको जो ट्रीज़ हैं, जो फॉरेस्ट वेजिटेशन है मेनली, जिसमें मिट्रागाइना, parvifolia, then acacia, nilotica, syzygium cumini mostly dominate the forest shrub land are dominated by. And then Capparis decidua, vetiver zizinoids, खस ग्रास जिसे कॉमनली कहा जाता है, इट इज़ द डोमिनेंट ग्रास इन द ड्राई एरियाज ऑफ द रिजर्व। बट पैस्पेलस डिस्टिकम अ पेरिनियल एम्फीबियस ग्रास जो कि मेजर पोर्शन इस लैंड का कवर करती है। देन फॉनल डाइवर्सिटी के अंदर यहाँ पे 364 अभी तक जो है बर्ड स्पीशीज़, ये ऐसे ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये अभी तक यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, रजिस्टर किया गया है। इट इज़ मेजर विंटरिंग ग्राउंड फॉर द वेस्टर्न पॉपुलेशन ऑफ द endangered Siberian crane. The park is also an unrivaled breeding site for the herons, storks. So साइबेरियन क्रेन के अलावा यहाँ पर हेरोन्स, पेलिकन्स, स्टॉक्स, कॉर्मोरेंट्स, रिच असॉर्टमेंट ऑफ द लैंड बर्ड जैसे कि वॉबलर्स, बी ईटर्स, बुलबुल बंटलिंग्स एंड देन पैट्रिजेस, क्वेल्स, ग्रे हॉर्नबिल आर ऑल्सो प्रेजेंट हेयर। और कुछ स्मॉल कार्निवोर्स की भी स्पीशीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्मॉल फिशेज़ हैं और स्नेक हैं, देन टर्टल्स हैं। इस तरीके की स्पीशीज़ डाइवर्सिटी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। कुछ इम्पॉर्टेंट जो नेशनल पार्क और सराउंड करने वाले जो सोशल ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उसमें मेनली जो आप देखने को है वहाँ पे जाटीज़ या जाट का जो कम्युनिटी ग्रुप है, देन गुज्जर्स, जातव्स, इस तरीके की कम्युनिटी ग्रुप जो है सराउंड करती है नेशनल पार्क को। गुज्जर कम्युनिटी जो है मेनली डिपेंड करती है ये फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे बेसिकली, टू डिपेंडिंग अपॉन फॉर देयर लाइफ स्टॉक, मिल्क सेल्स, and which is affected by this national park because it is legally protected area, so it bans the entry of for grazing the buffaloes of this in this community. ओके, सो व्हाट आर द एनवायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज़। सो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से अराइज होता है, क्या क्या केसेस हैं जिस वजह से जो दोनों ही ग्रुप्स हैं, या हमारा वाइल्ड लाइफ ग्रुप है या प्रोटेक्टेड एरिया ग्रुप है, नेटवर्क है, और उसके अलावा जो सोशल इश्यूज़ हैं उससे क्या रिलेटेड है। सो लैक ऑफ वाटर रिसोर्स, जो वाटर फैसिलिटीज़ है नेशनल पार्क के अंदर वो लैकिंग है। मैनेजमेंट, जो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए वाटर का, वो नहीं है। तो ये एक पहला इशू है। तो यहाँ पर केवल एक जो वाटर सोर्स, मतलब पानी का जो एक मेन सोर्स है वो है गंभीर रिवर का पानी। सो गंभीर रिवर का पानी यहाँ पर अर्जन डैम के थ्रू छोड़ा जाता है सीज़न में 2 बार। और जनरली जब फ्लड का टाइम होता है बाणगंगा, और क्योंकि ये बाणगंगा और गंभीर रिवर के कॉन्फ्लुएंस यानी ज्वाइनिंग पर जो है सिचुएटेड है, तो जब भी फ्लड का टाइम आता है तो इन रिवर से पानी ये फॉरेस्ट एरियाज में छोड़ा जाता है। ठीक है। सो दिस रिवर ऑल्सो यूज़ फॉर, जो ये पानी है, ये पानी को फार्मर्स यानी किसान भी इस्तेमाल करते हैं खेतों में सिंचाई के लिए। इसके अलावा इसका इलीगल यूज़ भी किया जाता है बाय द कम्युनिटीज़, बाय द अदर, एंड ऑल्सो सम ऑफ द वाटर जो है लॉस भी होता है बिकॉज ऑफ लीकेज फ्रॉम द कैनाल सिस्टम। तो ये यहाँ पर इम्प्रॉपर जो है वाटर मैनेजमेंट है, वाटर फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है एंड फॉर दी कम्युनिटीज़ एज वेल फॉर दी नेशनल पार्क। सो जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है, क्या देखने को मिलते हैं कि माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो है जैसे साइबेरियन क्रेन या दूसरी जो वेस्टर्न स्पीशीज़ हैं, उनका माइग्रेशन जो उनके लिए विंटरिंग ग्राउंड है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर उसमें गिरावट देखने को मिलती है, उनका नंबर डिक्लाइन होता है। उसके अलावा
बहुत ज़्यादा ड्राई रीजन होने की वजह से वहाँ पर जो इन्वेजिव सीड्स है या इन्वेजिव स्पीशीज़ का एंट्री या ग्रोथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। जैसे प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जिसको कॉमनली हिंदी में जिसको हम काबुली कीकर बोलते हैं, जो एक मतलब एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है। देन आइकोर्निया क्रेसिपिस, जो जहाँ के वहाँ के जो स्वैम्पी एरियाज़ या पानी वाले एरियाज़ में जो आसानी से ग्रो हो जाती हैं। और जो बाकी के स्पीशीज़ हैं जो मतलब बेनिफिशियल प्लांट या एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके लिए हार्मफुल होता है। ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट इज़ जनरली अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना है सोसाइटी के बीच में ये जो एग्जिस्ट करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चाहे वाइल्ड लाइफ के फ्रंट से देखें चाहे सोसाइटी के फ्रंट से देखें, तो दोनों ही अपने अपने एग्जिस्टेंस के लिए एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, और दोनों ही अपने एग्जिस्टेंस अपने सर्वाइवल के लिए दोनों में एक दूसरे को अटैक करते हैं। तो अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट एक निगेटिव इंटरेक्शन है बेसिकली। एक ये हमेशा आमने सामने के जो ग्रुप हैं हमारे, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो चाहे वो सोशल ग्रुप हो या कम्युनिटी हो, तो दोनों पे ही ये नुकसान का ही प्रभाव, दोनों को नुकसान ही झेलना पड़ेगा इस केस में। सो जो दूसरे इश्यूज़ इससे रिलेटेड हैं वो ये हैं कि जो कस्टमरी राइट हैं, जो उनके कॉमन जो उनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, जिसकी वजह से वो इस फॉरेस्ट रिसोर्स पे डिपेंड करते थे, वो इंटरफेयर हो रहा है, वो हैम्पर हो रहा है। सो ये एक दूसरा सोशल इश्यूज़ है, इससे रिलेटेड इशू है। देन दिस पर्टिकुलर issue is raised the basic question about the survival of the local community and achieving the park objective. So वाइल्ड लाइफ के फ्रंट से देखें, अगर वाइल्ड लाइफ के इंटरेस्ट की बात करें बायोडाइवर्सिटी में, तो हमको सिर्फ ये देखना है कि अंदर का जो रिसोर्स मैनेजमेंट है या वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे मैनेज करना है। बट इसको वन साइडेड व्यू में हम नहीं देख सकते। दूसरे पर्सपेक्टिव भी हैं कि जो आसपास की जो लोकल कम्युनिटी है, उनका भी जो मैनेजमेंट है, उसको भी जो फैसिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, वो भी इक्वली हमें प्रोवाइड करना होगा, ताकि इस तरीके के जो नेगेटिव इंटरेक्शंस हैं इनको मिनिमाइज़ कर पाए, कॉन्फ्लिक्ट के जो केसेस हैं इनको हम कम कर पाएँ। ओके। सो ओरिजिन, ये कॉन्फ्लिक्ट जो सोशल इश्यूज़ हैं इससे रिलेटेड, ये कब ओरिजिन हुए, कब ये स्टार्ट हुआ? सो इट वॉज ओरिजिनेटेड व्हेन it is mainly related with the management problem can be tracked back to around 1977, when the villagers living around the park demanded a boundary wall to prevent the wild animal from raiding their crops. So the walls were constructed in 1981, जब इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, एंड देन अलाउ लाइव स्टॉक टू एक्सेस फॉर ग्रेजिंग। ठीक है। और मतलब कुछ ऐसे वॉल्स बना के, बैरियर्स बना के, ताकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो खेतों में मतलब जाने से उनको रोक सकें। और उसके अलावा वहाँ पे कुछ एरियाज़ में कुछ बड़े बड़े गेट्स भी दिए गए, ताकि जो कम्युनिटी है, सोशल ग्रुप है, वो अपने जो मतलब फॉडर या उसके लिए ग्रेजिंग के लिए वो एरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। दे हैव ईजिली एक्सेस टू दैट प्लेस। तो 1982 में जब इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की जो एंट्रीज़ हैं, जो डिपेंडेंसी है, इसको बैन किया जाएगा। तो ग्रेजिंग को बैन किया गया। फिर अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, द लाइव स्टॉक शुड नॉट डिस्टर्ब द पार्क एंड द बर्ड्स। सो दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द केवलादेव नेशनल पार्क. So their conflicting views gave rise to serious difficulties for the park authorities. Hence इस केस में जो है एक बिहेवियरल स्टडी की जो है एटीट्यूड्स जो है मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। सोशियो साइकोलॉजिकल डायमेंशन जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से उस पर्सपेक्टिव से ना सोचकर हमें एक सोशल साइकोलॉजिकल डायमेंशन के बारे में भी इस पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए। एलिमिनेटिंग सच कॉन्फ्लिक्ट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू आइदर इनकलकेटिंग the common social belief and values toward the nature conservation, and also the sustainable consumption, or through providing limitless resources to the surrounding or neighboring social groups. So गवर्नमेंट ने क्या सोल्यूशन फाइंड आउट किया? जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट था उसको लेकर, वाटर सप्लाई को लेकर नेशनल पार्क के अंदर। So in a response to the drought,
the government of Rajasthan state reportedly earmarked a fund for a series of remedial measures, जिसमें 3 मेन रेमिडियल मेजर इंक्लूड किए गए वाटर सप्लाई को लेकर नेशनल पार्क में। सबसे पहला था चिक्साना कैनाल, जो 2008 में कंप्लीट किया गया। सो चिक्साना ड्रेन जो है जो फ्लड वाटर को कैरी करता है, इट पासिस डायरेक्टली थ्रू दी प्रॉपर्टी without diverting any of the flood water into it, and thus presenting an opportunity for the to provide the water for the properties wetland. सो वहाँ के वेटलैंड जो सीज़न में जहाँ पे पानी की कमी हो रही थी सीजनली, सो उस वेटलैंड को कंटिन्यूस मतलब पानी का सप्लाई हो सके, तो इस तरीके का कैनाल 2008 में बनाया गया, ताकि जो फ्लड का पानी है वो बिना कहीं इधर उधर डाइवर्ट हुए सीधा वेटलैंड या स्वैम्पी एरियाज़ में फॉरेस्ट के अंदर मतलब उस नेशनल पार्क के अंदर वहाँ पर फैसिलिटेट कराया जाएगा। सो जून जुलाई मानसून के टाइम पर इसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक किया गया। दिस स्ट्रक्चर वुड प्रोवाइड 100 million cubic feet of suitable surface water to the property during a normal monsoon. फिर दूसरा जो स्टेप लिया गया वो था पाइपिंग वाटर फ्रॉम द गोवर्धन ड्रेन, एंड द लार्ज गोवर्धन ड्रेन passes 15 kilometer from the property and was built to divert the Yamuna river flood water away from the populated areas. Okay, and its flood water are generated from the rains falling in huge catchment area and thus less susceptible to irregular rainfall pattern affecting supply from the Chiksana canal. So sometime अगर जो है मानसून पैटर्न फेवरेबल नहीं रहता है या किसी अनसर्टेनिटी की कंडीशन में, सो जो पानी के जो आपूर्ति जो पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो गोवर्धन ड्रेन से पूरा किया जाएगा, and a diversion of the water from this drain will provide 350 million cubic feet of water to the national park in a monsoon season with average rainfall. अगर एक सामान्य वर्षा से कम भी या नॉर्मल भी होता है तो उस केस में भी अगर उस वहाँ से उस ड्रेन से पानी को नहीं अगर छोड़ा गया तो गोवर्धन ड्रेन से नॉर्मली पानी सप्लाई किया जाएगा। देन द ढोलपुर भरतपुर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो कि 2009 में कंप्लीट हुआ, इस प्रोजेक्ट के अंदर चंबल रिवर को डाइवर्ट किया गया टू भरतपुर फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेस विद अ proportion legally earmarked for the diversion into the property. This water will not contain essential nutrient or aquatic organism. However, it could be mixed with other sources of water to provide suitable supplies for the property. नाउ दूसरा थ्रेट था या दूसरा इशू जो एनवायरमेंटल इशू था वो इन्वेजिव स्पीशीज़ को लेकर था कि प्रोसोपिस और आइकॉर्निया जैसी स्पीशीज़ ईजिली वहाँ पर इन्वेट कर रही थी, ग्रो हो रही थी। सो इस थ्रेट को रोकने के लिए द थ्रेट फ्रॉम द इन्वेजिव प्रोसोपिस स्क्रब इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय दी फंडिंग। लोकल विलेजर्स को इन्वॉल्व किया गया, उनको फंड देकर इसमें इन्वॉल्व किया ताकि इस तरीके की जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं इनकी ग्रोथ को रोका जाए, और टू रिमूव ट्रीज़ टू यूज़ द टिम्बर फॉर द पर्सनल कंजम्पशन। तो अगर इस तरीके की ट्रीज़ वहाँ ग्रो हो जाते हैं तो आसानी से जो लोकल कम्युनिटी है, लोग हैं, वो वहाँ उसको काट के उसको यूज़ कर सकते हैं फायरवुड के लिए या फिर फेंसिंग के लिए। एंड द वर्क इन्वॉल्व इज सिग्निफिकेंट इट्स केयरफुली सुपरवाइज इंश्योरिंग दैट एंटायर रूट सिस्टम ऑफ द ट्री इज ऑल्सो रिमूव्ड प्रिवेंटिंग द रीजनरेशन। ठीक है, तो जड़ के साथ पूरा ताकि वो उसको अपरूट किया जाए, ठीक है, कटिंग की जाए ताकि वो रीजनरेट दोबारा नहीं हो पाए। तो इस काम के लिए या इस तरीके के इनिशिएटिव्स के लिए लोकल जो लोगों की वहाँ पे सहायता ली गई। रेगुलर फ्लडिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन 2008 मानसून सीजन वुड गारंटी द डिस्ट्रक्शन ऑफ। तो अगर जब रेगुलर फ्लडिंग रहेगी सीजनल जून जुलाई के टाइम पर, तो इस तरीके के जो सीड इन्वेड होते हैं नेशनल पार्क में उसको वहाँ से पूरी तरीके से प्रिवेंट भी किया जा सकता है। तो पानी का वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट और फैसिलिटेटिंग पानी की फैसिलिटी होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइकॉर्निया जो है एक जिसको हम जलकुंभ भी कहते हैं कॉमनली, सो ये यहाँ पर एनुअली जो है फ्लड वाटर्स के टाइम पर आसानी से ये इन्वेट कर जाती है। सो वाटर हाइसिन जो है वाटर फ्लो को बहुत ज़्यादा इनका ग्रोथ रेट, इस तरीके की इन्वेजिव स्पीशीज़ का जो ग्रोथ रेट होता है फास्ट होता है, दे फास्ट रिप्रोड्यूसिंग एंड फास्ट ग्रोथ इज़ देयर। तो ये जनरली पूरा वाटर सरफेस को कवर कर लेती हैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ की वजह से, और जो नेटिव प्लांट है उसके साथ कम्पीट करती हैं, उनके ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं।
एंड इज़ ऑल्सो मतलब बहुत सारा जो पानी में जो जितना भी न्यूट्रिएंट है या ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करते हैं अपने ग्रोथ के लिए। तो पानी में अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है कम होता जाता है, और जिसकी वजह से जो पानी में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या दूसरे बेनिफिशियल या इम्पोर्टेंट नेटिव प्लांट्स हैं उनका जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, उनका डेथ स्टार्ट हो जाता है। सो एनेक्टोडल एविडेंस जो है, जो रूमर्स के बेसिस पे, यानी ऐसी सुनी हुई बातें हैं जिसमें ऐसा कहा जाता है कि जो वाटर बफेलो है, ठीक है, वो जो है पहले जब नेशनल पार्क डिक्लेयर नहीं किया गया था, जब आसानी से लोग इसमें आ जा सकते थे या ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, तो उसके ऐसा होने से या ऐसे बफेलोज़ के आने पर जो है ये एक गुड कंट्रोलिंग एजेंट का काम करते थे इस तरीके की इन्वेजिव स्पीशीज़ को। तो ऐसी इन्वेजिव स्पीशीज़ जो है वहाँ पर रह ही नहीं पाती थी इस साइट पे। लेकिन जब से नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, ग्रेजिंग के लिए बैन किया गया, बफेलोज़ वहाँ पर एंटर नहीं कर सकती हैं, तो इसीलिए इस तरीके का इन्वेजिव स्पीशीज़ का जो है ग्रोथ काफ़ी फास्ट देखा गया। तो इसके लिए ये भी एक तो दिस इज़ करेंटली नो कंट्रोल प्रोग्राम, लेकिन इसके लिए अभी तक कुछ ऐसा सल्यूशन नहीं फाइंड आउट किया है कि वहाँ पर ग्रेजिंग की करनी चाहिए, नहीं करने देने चाहिए। इसके लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर डिसीजन नहीं लिया गया है, बट देयर इज़ करेंटली नो कंट्रोल प्रोग्राम इन प्लेस टू डील विद दी वाटर हाइसिंथ। नाउ प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से क्या क्या किया जा सकता है, क्या इम्प्लिकेशंस हैं इसकी। सो एक प्लूरिस्टिक या फिर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, जहाँ पर ये जो KNP आपका नेशनल पार्क है ये सिचुएटेड है, in order to consider the values and perception of the legitimate stakeholder and achieve the ultimate objective of the effective protected area management and peaceful coexistence of the stakeholders. So forest department can initiate various efforts to improve the current situation. मेजर प्रॉब्लम क्या होता है इस तरीके के एरियाज़ में, जनरली जो आसपास रह रहे लोग हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, उनके साथ सही से कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। जनरली काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैप्स रह जाती हैं और उनके बीच में इस चीज़ से रिलेटेड ट्रस्ट नहीं डेवलप किया जाता है, ठीक है। सो ये वहाँ पर लैकिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से इस तरीके की कॉन्फ्लिक्टिंग या कॉन्फ्लिक्ट केसेस अराइज होते हैं। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट बिटवीन द पावरफुल urban based park authorities and the rural is the first point. So they should be think in that way कि जो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर एक उनके लिए भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए सारी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर पावर एंड रिसोर्स द पार्क अथॉरिटीज़ आर इन बेटर पोजिशन टू इनिशिएट स्टेप टूवर्ड ट्रस्ट बिल्डिंग, ठीक है। तो उनके पास जो ऑलरेडी पावर में है, तो उसके पास इजीली वो लोगों के में उससे रिलेटेड या नेशनल पार्क से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं या जो भी सल्यूशंस हैं या जो भी इनिशिएटिव्स हैं उससे रिलेटेड, ताकि उसको नेगोशिएट किया जा सके दोनों के बीच में। तो ऐसे कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, आसानी से इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लोकल पीपल को इनकरेज कर सकते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करें। Beside this, the open communication, sharing of management problem with the local people and giving them opportunity to react, having informal social gathering with them, especially on festivals and other social occasions. Okay, and then the moment the park authorities and local communities start thinking as plural entities instead of two distinct singular entities, मतलब दोनों को अलग अलग एक ग्रुप ना सोचकर दोनों एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों एक साथ कैसे सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक कॉमन एंटिटी की तरह उनको लेकर चलना चाहिए, एक दोनों के लिए म्यूचुअल बेनिफिट हो या दोनों के लिए म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो या बेनिफिशियल हो, चाहे वो हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें या प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बात करें या फिर जो सराउंडिंग विलेजेस हैं या रूरल पीपल एरियाज़ हैं या सोशल ग्रुप हैं उनके बारे में बात करें, तो दोनों के लिए एक पॉजिटिव सम होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ से करने, इन ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए। So management cannot remain untouched by the influence of local people in their decision. Effort to incorporate participatory and humane approach into the present management system are aimed at increasing
its sensitivity towards people's need and hardship as well. Thank you.